एक तरफ एकनाथ शिंदे गुट में क्या कोई फूट होगी, ये बड़ा सवाल खड़ा हुआ है। दूसरी तरफ अजीत पवार का एक बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा है, मैं डिप्टी सीएम के पद से थक गया हूं। मेरा बेटा पूछता है कि पापा आप कितनी बार डिप्टी सीएम बनोगे। ये दिलचस्प इसलिए क्योंकि 5 बार डिप्टी सीएम महाराष्ट्र के बन चुके हैं अजीत पवार। यार इसी सरकार में 3 बार शपथ लेकर रिकॉर्ड बना लिया। पहले देवेंद्र फडणवीस के साथ 80 घंटे, फिर उद्धव ठाकरे के साथ डिप्टी सीएम, फिर एकनाथ शिंदे के साथ में जब आए हैं तो फिर डिप्टी सीएम। तो वो थक गए हैं। अब ये थकने का मतलब क्या है? वो डिप्टी सीएम नहीं, अब सीएम पद चाहते हैं। साफ साफ वो ये कहते दिखाई दे रहे हैं। महाराष्ट्र में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को लेकर सियासी जंग जारी है। एनसीपी के नेता अजीत पवार के बगावती तेवरों से महाराष्ट्र की सियासत में भूचाल आ गया। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी तोड़कर अजीत पवार महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री बन चुके हैं। अब उनका कहना है कि शरद पवार के साथ रहते पार्टी में उनका कई बार अपमान हुआ। साथ ही उन्होंने कहा कि चाचा यानी सीनियर पवार बेटी सुप्रिया सुले को मुख्यमंत्री बनाने के चलते खुद एनसीपी के प्रमुख बने रहना चाहते थे। अजीत पवार ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि मैं डिप्टी सीएम पद से थक गया था। मेरा बेटा पूछता था कि पापा आप कितनी बार डिप्टी सीएम बनोगे। उन्होंने एनसीपी को सीएम पद नहीं मिलने पर भी चाचा पवार पर सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि मैं डिप्टी सीएम रहा हूं, हमें मुख्यमंत्री का पद मिल सकता था, लेकिन मेरे चाचा ने इनकार कर दिया। कैसे मिल सकता था? मैं आपको याद दिला दूं, 2022 की बगावत को लेकर जो शिवसेना में हुई थी, अजीत पवार एक बयान दे चुके हैं। उन्होंने कहा था 2022 में ही हमारे तमाम विधायक चाहते थे कि जिस तरह शिवसेना का एक गुट समर्थन करने जा रहा है देवेंद्र फडणवीस को, ऐसे हमें बीजेपी का समर्थन करना चाहिए। एकनाथ शिंदे की जगह अजीत पवार तब हो सकते थे, लेकिन बाजी मार ली एकनाथ शिंदे ने। वो मौका इनकैश किया एकनाथ शिंदे ने, वो बन गए मुख्यमंत्री। ये एक बड़ा मौका था और क्योंकि चाचा ने इनकार कर दिया यानी सीनियर पवार ने इनकार कर दिया, इसलिए अजीत पवार के हाथ से मौका निकल गया। ऐसा लगता है 2022 की शिवसेना की उस बगावत के बाद से ही अजीत पवार अपनी पार्टी से धीरे धीरे दूर होने लगे थे, क्योंकि वो जानते थे उनके फैसले नहीं चल रहे हैं। आने वाले दिनों में भी ऐसा कोई मौका मिलेगा तो वो सत्ता से दूर ही रहेंगे। एक महत्वाकांक्षा है उनकी। देखिए, एक बार जो सीएम बन जाता है फिर उसके ऊपर सीएम का ठप्पा लग जाता है। यूं तो आप देखते हैं कांग्रेस में ही देखिए, अशोक चव्हाण, पृथ्वीराज चव्हाण, आप इतने सारे लोगों को देखते हैं, सब मुख्यमंत्री बन चुके हैं, थोड़े थोड़े समय के लिए रहे हैं। उद्धव ठाकरे के साथ भी यही चल रहा था। ठाकरे परिवार से पहली बार कोई मुख्यमंत्री बना, उसकी बहुत बड़ी वजह यह थी कि उद्धव ठाकरे भी ये सुपर सीएम बन के या बाहर से अपने किसी समर्थक को सीएम बनाकर, उस समय पर भी आपको याद होगा एकनाथ शिंदे के लिए भी नाम चल रहा था, लेकिन फिर उद्धव ठाकरे को ही आगे किया गया। उद्धव ठाकरे खुद मुख्यमंत्री बने। इसको एक गलती के तौर पर भी देखा जाता है, क्योंकि बाला साहब ठाकरे की परंपरा नहीं थी। वो सुपर सीएम की भूमिका में रहते थे, यानी वो सीएम किसी भी अपने साथी को बना देते थे, सीएम से ज्यादा ताकतवर रहते थे। उद्धव ठाकरे ने ये ना करते हुए खुद सीएम की कुर्सी को चुना, और जब उन्होंने सीएम की कुर्सी को चुना तब इधर एकनाथ शिंदे नाराज हो गए। बाकी लोगों के बगावती तेवर तभी से दिखने लग गए थे, और अजीत पवार के बगावती तेवर ऐसा लगता है तभी पनपने शुरू हो गए थे जब शिंदे गुट ने बीजेपी के साथ सरकार बनाई और शिंदे को मुख्यमंत्री बनने का मौका मिल गया। ये मौका अजीत पवार के पास भी था, इस बात का भी वो खुलासा कर रहे हैं। इसलिए वो कह रहे हैं डिप्टी सीएम बनते बनते थक गया हूं और मेरा बेटा मुझसे पूछता है आप कितनी बार डिप्टी सीएम बनेंगे। 2019 विधानसभा चुनाव से लेकर अब तक यानी 4 सालों में अजीत पवार 3 बार उप मुख्यमंत्री पद संभाल चुके हैं। इससे पहले भी वो इस पद पर रह चुके हैं। 2019 में बनी महाविकास अघाड़ी सरकार में भी उद्धव ठाकरे के मुख्यमंत्री बनने के बाद अजीत पवार को डिप्टी सीएम बनाया गया था। अब अजीत पवार के इस बयान के बाद सवाल उठता है कि क्या सच में बेटी को आगे बढ़ा रहे थे शरद पवार? जैसा अजीत पवार कह रहे हैं कि सुप्रिया सुले को मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे, तो सुप्रिया सुले को मुख्यमंत्री कैसे बना देते? क्या बीजेपी के साथ में शरद पवार जाते, लेकिन इस शर्त पर जाते कि सुप्रिया सुले को मुख्यमंत्री बनाया जाए? ये बात अजीत पवार कह रहे हैं कि वो सुप्रिया सुले को मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे, और ये बहुत बड़ा बयान है उनका। क्या इस बयान में जो छिपा हुआ निहितार्थ है वो ये कि कहीं ना कहीं वो शरद पवार को भी इस कटघरे में खड़ा कर रहे हैं कि शरद पवार भी बीजेपी के साथ जाने में कोई ना इत्तेफाकी नहीं रखते हैं। हाँ, अभी मामला अलग दिखाई पड़ रहा है। जब शिंदे चले गए तो उसके बाद में फिर शरद पवार ने ये कोशिशें नहीं की। शरद पवार के जो भी कदम रहे हैं उन पर कई बार सवाल खड़े होते रहे हैं। उनका इस्तीफा देना हो, वो कभी विपक्षी एकजुटता में भी कई बार हिदायत देते हुए दिखाई देते हैं। कि नागालैंड में उन्होंने जिस तरीके से स्टैंड लिया, उनके विधायकों ने बीजेपी सरकार का समर्थन या बीजेपी के साथ वाली सरकार का समर्थन किया।
ये सारी चीजें इस ओर इशारा करती हैं कि परहेज तो उन्हें भी किसी से नहीं है, लेकिन परहेज इस बात से था कि सीएम की कुर्सी तक अजीत पवार पहुंचे। 10 जून को हुई एनसीपी की बैठक में सीनियर पवार ने बड़ा ऐलान किया था। उन्होंने बारामती से सांसद बेटी सुप्रिया को पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया था। साथ ही वफादार माने जाने वाले प्रफुल्ल पटेल को भी कार्यकारी अध्यक्ष का जिम्मा सौंपा गया था। खास बात है कि तब पार्टी ने अजीत को कोई भी जिम्मेदारी नहीं दी थी। वो राज्य में नेता प्रतिपक्ष थे। ये कहा भी गया था कि उनके पास पहले से बड़ी जिम्मेदारी और क्या जिम्मेदारी दी जाए। तब पार्टी नेताओं ने कहा था कि इसमें अजीत की भी सहमति है, या हो सकता है कि उनके दिमाग में पहले से चल रहा, वो चाहते ही नहीं थे कि इस सब झंझट में वो पड़े। वहीं अब एनसीपी पर नियंत्रण की कोशिश में जुटी अजीत पवार और उनकी जो पूरी टीम है वो चुनाव आयोग तक पहुंच चुकी है। अजीत पवार गुट ने दावा किया है कि 30 जून को कार्यकारिणी की बैठक हुई थी। एनसीपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में शरद पवार को राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से हटाने के संबंध में प्रस्ताव पारित हुआ था। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि उनको अध्यक्ष चुन लिया गया था। पार्टी ने बताया कि बगावत के 2 दिन पहले ही अजीत को एनसीपी का अध्यक्ष बनाया गया था। वहीं मौजूदा तस्वीर से संकेत मिल रहे हैं कि एनसीपी के अधिकांश विधायक अजीत के समर्थन में हैं। चाचा भतीजे दोनों ने अपने अपने दावे पेश किए हैं। दोनों का कहना है कि उनके पास सबसे ज्यादा विधायक हैं। वहीं चुनाव आयोग की तरफ से बताया गया है कि दोनों धड़ों की तरफ से जो चिट्ठियां उनको मिली हैं उनकी पड़ताल की जा रही है। आयोग कानून के हिसाब से जो भी वाजिब कदम होगा उठाएगा। आयोग सारे मामले पर बारीकी से नजर रख रहा है। सूत्रों का कहना है कि चुनाव आयोग आने वाले दिनों में इन आवेदनों पर कार्रवाई कर सकता है। इसके लिए वो दोनों पक्षों से उसके समक्ष प्रस्तुत संबंधित दस्तावेजों का आदान प्रदान करने के लिए कह सकता है। अब एक बार फिर शिंदे गुट की जो बगावत है वो सामने आ गई है, उसकी चर्चा होने लगी है। शिंदे जिस तरीके से उद्धव से अलग हुए थे, क्या शिंदे से भी उनके विधायक उसी तरह से अलग हो जाएंगे, दोबारा उद्धव के पास चले जाएंगे? ये चुनाव आयोग की प्रक्रिया फिर रिवर्स भी हो सकती है। रिवर्स यानी कि फिर से दावेदारी उद्धव ठाकरे ठोक सकते हैं अगर विधायक उनके साथ में रहते हैं। आगामी चुनाव के पहले बहुत उठापटक का माहौल आपको देखने को मिलेगा। महाराष्ट्र में सियासत का ये एक ऐसा दौर है जो शायद पहले कभी नहीं देखा गया, जब इतनी फ्रीक्वेंटली सरकारें बन रही हैं, बिगड़ रही हैं, और इसमें बात सरकार तक सीमित नहीं है। यहाँ तो पूरी की पूरी पार्टियां ही इधर से उधर शिफ्ट हो जा रही हैं। कौन असली कौन नकली की ये लड़ाई चलती रहेगी। बेशक अजीत पवार शरद पवार के बीच अब ये लड़ाई है, लेकिन शिंदे और उद्धव की लड़ाई भी खत्म नहीं हुई है। अब बातें ये भी हो रही हैं कि एक तरफ अजीत पवार कहते हैं कि डिप्टी सीएम बनते बनते थक गया हूं, अगर वो सीएम की कुर्सी पर जाते हैं तो एकनाथ शिंदे का क्या होगा। उनकी स्थिति को लेकर उनके जितने भी विधायक हैं वो अब घबराहट महसूस कर रहे हैं। लिहाजा अब इस बात की भी चर्चा होने लगी है कि क्या वो उद्धव ठाकरे के दोबारा संपर्क में चले जाएंगे, जितने भी विधायकों ने बगावत की थी उद्धव ठाकरे के साथ। ये बड़ा सवाल है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। हालांकि महाराष्ट्र की सियासत में क्या होगा इसका प्रेडिक्शन करना बहुत मुश्किल है। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।